सम्यक् ज्ञाता सम्यक् दृष्टा वे सुबोध कर पाए। हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए। हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। पुण्य भी पत्कल पाप भी पत्कल कर्म भेद ये सारे बंधते अरु सत्ता में रहते फल दे न्यारे न्यारे। पुण्य विपुत्कल पाप विपुत्कल कर्म भेद ये सारे बंधते अरु सत्ता में रहते फल दे न्यारे न्यारे। ज्ञान दीप संभाव की ज्योति भीतर आप जलाए। हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए। हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। ठीक है, आज के बाद बात करता तब तक तो मैंने चाहता राग द्वेष और मोह तमस का आत्मदेव पर डेरा। कर्म प्रज्ञप्ति को तुम जानो होगा शीघ्र सवेरा। राग द्वेष और मोह तमस का आत्मदेव पर डेरा। कर्म प्रज्ञप्ति को तुम जानो होगा शीघ्र सवेरा। सिंह सत्व के शाश्वत स्वामी शाश्वत धाम को पाए। हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए। हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सवसाहुणम् एसो पंच नमोकारो सव पावपणासनो मंगलाणं च सवेसिं परमं हवै मंगलम। अहो आचार्य भगवान, अहो उपाध्याय भगवान, आप श्री जी ज्ञान के महासागर हैं। आप हमें अप्रत्यक्ष अनुज्ञा पूर्वक आशीर्वाद प्रदान करें, जिससे हम इस अपूर्व ज्ञान को ग्रहण धारण एवं वितरण करने में समर्थ बने। आप श्री जी की महती कृपा होगी। नमो अर्यन्त। सभी से सादर जय जिनेन्द्र। संवेद भंग। अनुश्री जी आज एक बार ना दो दृष्टि वाले जीवों की तालिका उसको भी समझा दीजिएगा बाद हाँ में। हाँ हाँ हाँ, एक बार हम पहले संवेद भंग देख लेते हैं, फिर क्लास के एंडिंग में वो देखने का रखते हैं। संवेद
से ड्राम डालो यार। अब ये करो ना, ड्राम ड्राम कौन सी है? कान से लगा के बात कर लो। बंध, उदय, उदीर्ण और सत्ता। ठीक है, तो बंध हमने देखा कि फर्स्ट गुण स्थान में आठों ही कर्मों का उदय रहता है, आठों ही कर्मों की सत्ता रहती है। अब इसके वो दूध हो गया क्या? हो गया। देखो 1 मिनट। सॉरी, आठ ही कर्मों का हो उदय गया। होता है और आठ ही कर्मों की सत्ता होती है फर्स्ट गुण स्थान में। पर फर्स्ट गुण स्थान में बंध कितने का होता है? तो हमारे पास बंध के 8 प्राकृतिक बंध स्थान ऑप्शन है, 7 प्राकृतिक बंध स्थान भी। अब जब भी 8 कर्मों का बंध होता है, आयुष्य का बंध होता है, उस समय पर उदीर्णा अरे भाई को आठों उठाया कर्मों क्या? की हो रही होती है। प्लीज ध्यान रखिए, प्लीज आप लोग अनम्यूट नहीं करिए, और अनम्यूट करना है तो फिर थोड़ा सा आसपास का ध्यान रखिए। 8 कर्म की जब भी बंध होता है, 8 कर्मों का बंध हमेशा आयुष्य पूर्ण होने के अंतर्मुहूर्त पहले स्टॉप हो जाए, मतलब अंतर्मुहूर्त पहले पहले ही रहता है। लास्ट अंतर्मुहूर्त में 8 कर्मों का बंध नहीं होता, मतलब आयुष्य का बंध लास्ट अंतर्मुहूर्त में नहीं होता आयुष्य पूर्ण होने के। और जो लास्ट आवली का है, उस समय पर उदीर्णा भी रुक जाती है। तो 8 कर्मों का बंध तो इधर पे होता ही नहीं है जब हमको 7 प्राकृतिक उदीर्णा स्थान मिलता है। इसीलिए जब भी 8 प्राकृतिक बंध स्थान मिलता है इस पूरे ड्यूरेशन में, उस समय पर यहां तक पूरा 8 है, 8 प्राकृतिक बंध स्थान यहां से यहां तक है, मतलब जो भी स्टार्टिंग है वो वहां से यहां तक। 8 प्राकृतिक उदीर्णा स्थान तो हमको यहां तक मिल रहा है, एक आवली का पहले तक, और ये एक अंतर्मुहूर्त पहले, ये अंतर्मुहूर्त का टाइम है, और ये जो टाइम है ये एक आवली का टाइम है। प्राकृतिक उदीर्णा स्थान आए उस समय पे तो ऑलरेडी 7 प्राकृतिक बंध स्थान चल रहा था। तो 7 प्राकृतिक बंध स्थान में हमको 8 प्राकृतिक उदीर्णा स्थान भी मिला और 7 प्राकृतिक उदीर्णा स्थान भी मिला। लेकिन 8 प्राकृतिक बंध स्थान जब भी हमको मिलता है पूरे ड्यूरेशन में, उसमें 8 प्राकृतिक उदीर्णा स्थान 8 प्राकृतिक ही होता क्लियर नहीं आ रही, कट रही है है। आवाज। क्लियर नहीं है दीदी। ये कुछ भी समझ में नहीं आया है। आपका नेटवर्क बार बार आ रहा है जा रहा है, शायद आवाज आ रही है जा रही है। आवाज क्लियर आ रही है अभी? हाँ जी अब क्लियर है। ठीक है, 8 क्लियर प्राकृतिक है, जब क्लियर है आवाज आपकी। हाँ ठीक है, 8 प्राकृतिक बंध स्थान जब भी हमको मिलता है, देखिए जिन्होंने आज ही ये क्लास स्टार्ट करी है तो फिर उनको समझ में नहीं आएगा, जो लास्ट क्लास अटेंड कर चुके हैं वो थोड़ा रिलेट कर सकते हैं। तो अगर आपने नहीं अटेंड करी है पिछली क्लास, तो एक बार रिकॉर्डिंग देख के फिर से आज की क्लास की रिकॉर्डिंग देखना, ठीक है? क्योंकि आप जितनी बार एक बार आप ये मत सोचिए कि आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगा। आप मेरे को इतना चांस दीजिए कि मैं एक बार पूरा कंप्लीट करके सेकेंड टाइम जब उसका वापस रिवीजन लूं, तब सेकेंड टाइम फिर थर्ड टाइम, तब तक तो आपको समझ आ ही जाएगा। तो एक बार एटलीस्ट पूरा कंप्लीट हो जाइए, तब तक आप इतना रखिए कि जितना समझ आ रहा है उतना समझ लेते हैं, ठीक है? आप पूरी तरह से बोलेंगे कि कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो फिर तो मुश्किल हो जाएगा। तो
8 प्राकृतिक जहां भी उदीर्ण बंध स्थान हमको मिलता है, ये कोई नई चीज नहीं है, ये आपको सब जो पुराना पढ़ा है उसी को रिलेट करते हुए भंग बनाना है। 8 प्राकृतिक बंध स्थान जब भी आपको मिलता है, जब भी आयुष्य का बंध हो रहा होता है, उस समय पर हमको उदीर्ण स्थान 8 प्राकृतिक ही मिलता है। तो 8 प्राकृतिक बंध स्थान में उदीर्ण स्थान 8 ही मिलेगा। 8 प्राकृतिक उदय स्थान और सत्ता स्थान तो रहता ही है। ठीक है, अब जब हम बात करेंगे 7 प्राकृतिक बंध स्थान की, मतलब ये वाला ड्यूरेशन, यहाँ पे ओनली 7 प्राकृतिक रहता है। ऐसे 7 प्राकृतिक बंध स्थान में हमको उदीर्ण स्थान 8 प्राकृतिक भी मिल रहा है और 7 प्राकृतिक भी मिल रहा है। अगर एक आवलिका का टाइम बचा है तो 7 प्राकृतिक, क्योंकि तब उदीर्ण आयुष्य की नहीं होती। और जब आयुष्य बंद होने का एक आवलिका से ज्यादा बचा है पर लास्ट अंतर्मुहूर्त है जिसमें आयुष्य बंध पॉसिबल नहीं है, मतलब 7 प्राकृतिक बंध स्थान है बट उदीर्ण चल रही है, तो वो 8 प्राकृतिक उदीर्ण स्थान वहां पर हमको मिल जाता है। ठीक है, तो 7 प्राकृतिक भी मिलता है, 8 प्राकृतिक भी मिलता है, और उदय और सत्ता तो सब में 8-8 की ही रहती है। इसीलिए हमको फर्स्ट गुण स्थान के लिए 3 भंग मिलते हैं, 8 8 8 8, 7 8 7 8 और तीसरा 7 8 8 8। ठीक है, ये 3 भंग हमको फर्स्ट गुण स्थान के लिए मिले। फर्स्ट गुण स्थान हमको यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा आयुष्य पूर्ण होने के एंड तक भी मिल सकता है। ऐसे ही आयुष्य पूर्ण होने के एंड में हमको सेकंड गुण स्थान भी मिल सकता है, थर्ड गुण स्थान भी मिल सकता है। नहीं मिल सकता, क्यों? क्योंकि आयुष्य पूर्ण होने के लास्ट अंतर्मुहूर्त में जीव को कभी भी थर्ड गुण स्थान नहीं मिलता। मतलब जो थर्ड गुण स्थान है उसमें जीव का कभी भी ये जो आयुष्य पूर्ण वाला ड्यूरेशन है, ये आयुष्य पूर्ण नहीं होता थर्ड गुण स्थान में रहते हुए। तो इस पूरे अंतर्मुहूर्त में क्या नहीं होगा, थर्ड गुण स्थान नहीं आएगा, तो थर्ड की बात नहीं करते हैं। फोर्थ गुण स्थान में काल कर सकते हैं तो फोर्थ के लिए भी सेम भंग चलेगा। फिफ्थ में भी जीव काल कर सकता है, फिफ्थ के लिए भी सेम भंग चलेगा। सिक्स्थ में भी काल कर सकता है, सेम भंग चलेगा। सेवेंथ में भी काल कर सकता है, सेम भंग चल सकता है। लेकिन यहाँ पर हमको जब बात करते हैं कुछ अलग हटके हो जाता है सेवेंथ गुण स्थान में। क्या अलग हो जाता है? क्योंकि अब हमको जो हमारा उदीर्ण है वो उदीर्ण कितने की हो रही थी, या तो 8 ही कर्मों की हो रही थी, या फिर आयुष्य हमने नहीं कर रहे थे, आयुष्य की उदीर्ण नहीं कर रहे थे, तो 7 प्राकृतिक बात करी। लेकिन अब हमको ये बात जो होती थी ये प्रमत्त अवस्था के लिए पॉसिबल थी। प्रमत्त अवस्था में क्योंकि ये जो 8 और 7 है इनमें वेदनी कर्म इंक्लूडेड है। 8 कर्मों में 8 ही कर्म है और 7 में हमने ओनली आयुष्य माइनस किया, मतलब वेदनी कर्म की उदीर्ण हो रही है पर वो प्रमत्त परिणामों में ही होती है। इसीलिए जब हम 7वां गुण स्थान पे आते हैं तो ना तो आयुष्य की उदीर्ण होती है और ना ही वेदनी कर्म की उदीर्ण पॉसिबल है। इसीलिए 2 प्रकृतियां माइनस करने से 7th गुण स्थान में 6 प्राकृतिक उदीर्ण स्थान ही हमको मिलता है। इसीलिए 7वें गुण स्थान में हमको उदीर्ण के ये जो भंग हमने बनाए हैं वो पॉसिबल नहीं है। अब 8वें में भी पॉसिबल है क्या? तो 8वें में भी ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 7 से ऊपर जितने भी गुण स्थान है सब में 6 6 6 वाली ही उदीर्ण चलेगी। कहाँ तक चलेगी? जब उदीर्ण का नेक्स्ट स्टॉप नहीं आ जाता। उदीर्ण का नेक्स्ट स्टॉप कब आता है? वो आता है 10th गुण स्थान के लास्ट चरम आवलिका में। चरम आवलिका के पहले मतलब द्विचरम तक क्या होता है, 1 से 6 तक इन 8 या फिर 7 का बंध होता है। 7th से लेकर 10th की द्विचरम आवलिका तक किसका बंध होता है? 6 कर्मों का बंध नहीं, सॉरी, उदीर्ण होती है तो 6 प्राकृतिक उदीर्ण स्थान मिलता है। लेकिन 10th की जब चरम आवलिका आ जाती है तो चरम आवलिका में हमको मोहनी कर्म की उदीर्ण नहीं होने से, क्यों नहीं होने से? क्योंकि हमने देखा है कि जब उदय होता है तभी उसकी उदीर्ण पॉसिबल है और 11th गुण स्थान में तो उसका उदय होता ही नहीं है। तो एक आवलिका पहले हमको, जब उसका उदय रुक रहा है उसके भी एक आवलिका पहले हमको क्या करना है? उदीर्ण को स्टॉप करना है। तो 10th गुण स्थान की लास्ट आवलिका में इसकी जो है उदीर्ण नहीं होती, इसलिए मोहनी कर्म की भी उदीर्ण को माइनस करना है। तो अब 6 के बाद किसका नंबर आया? तो 10th की चरम आवलिका में 5 प्राकृतिक उदीर्ण स्थान
होता है। तो अब हम 7वें गुण स्थान की जब बात करेंगे, इसको मैं रब कर रही हूँ एक बार। जब हम 7वें गुण स्थान की बात करेंगे तो उस 7वें गुण स्थान में हमको क्या नहीं लेना है, 8 प्राकृतिक और 7 प्राकृतिक उदीर्ण स्थान नहीं लेना है। वहां पे हम 6 प्राकृतिक उदीर्ण स्थान की बात करेंगे। ठीक है, अब 6 प्राकृतिक उदीर्ण स्थान की बात करेंगे। 8 कर्मों का उदय रहता है, 8 ही कर्मों की सत्ता भी रहती है। पर यहाँ पर हमारे पास पॉइंट आया, क्योंकि ये 7वां, एक बार मैं 3rd गुण स्थान की बाद में बात करती हूँ, एक बार 7 चल रहा है तो उसको देख लेते हैं। नहीं लागे भाई। जब हम 7वें गुण स्थान पर हैं तो 7वें गुण स्थान में 8 कर्मों का उदय रहता है और 8 ही कर्मों की सत्ता होती है। प्लीज म्यूट कीजिए। 8 कर्मों का उदय रहता है और 8 ही कर्मों की सत्ता रहती है। और उदीर्णा हमने देखी कि 6 कर्मों की कंपलसरी, इसके आगे जितने भी भंग बनेंगे, जितने भी गुण स्थान होंगे, हमको 10th के चरम आवलिका तक नहीं पहुंचे तब तक हमको 6 की ही उदीर्णा माननी है ना। ये हमने इसमें देखा है अभी। तो ये जो 6 की उदीर्णा है, इसके साथ हमको 7वें गुण स्थान के हमने देखा 2 पार्ट होते हैं। एक पार्ट तो होता है आयुष्य के बंध वाला, और दूसरा पार्ट होता है जब आयुष्य का बंध नहीं हो रहा, ऐसा वाला। तो आयुष्य का जब बंध होता है तो 8 प्राकृतिक बंध स्थान होता है, और जब आयुष्य का बंध नहीं होता तब 7 प्राकृतिक बंध स्थान होता है। लेकिन 8 कर्मों का उदय, 6 की उदीर्णा, 8 की सत्ता, ये तो कंपलसरी रहता ही रहता है। इसीलिए हमको 7वें गुण स्थान में 2 भंग मिलते हैं, 8, 8, 6, 8, 7, 8, 6, 8। ठीक है, करेक्ट है, एक बार चेक कर लेते हैं। 7वें गुण स्थान में हमको 2 भंग मिले, 7, 8, 6, 8, 8, 8, 6, 8। ठीक है, उदीर्णा कंपलसरी 6 की होगी, उदय कंपलसरी 8 का होगा, और सत्ता कंपलसरी 8 की होगी। डिफरेंस आया, आयुष का बंध हो रहा है तो 8 प्राकृतिक, आयुष का बंध नहीं हो रहा तो 7 प्राकृतिक। अच्छा, अभी यहाँ पर हमने 1, 2, 4, 5, 6, 7 तक बात कर ली। 3 को हमने नहीं इंक्लूड करा। 3 को इंक्लूड करने का रीजन ये है, नहीं इंक्लूड करने का, कि जो 3rd गुण स्थान है उसमें आयुष्य का बंध नहीं, मतलब उसमें आयुष्य का बंध भी नहीं होता और जीव काल भी नहीं करता, तो उसमें हमको 8 प्राकृतिक तो मिलना पॉसिबल ही नहीं है। 8 प्राकृतिक बंध स्थान मिलना पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए उसमें हमको सिर्फ 7 प्राकृतिक बंध स्थान ही मिलता है। अच्छा, उदय कितने का होता है? तो उदय तो 8 ही कर्मों का रहता है 3rd गुण स्थान में। उसके बाद उदीर्णा कितने की होती है? तो उदीर्णा हमें पता है कि उदीर्णा 8 कर्मों की होती है, ये तो पता है। बट 7 प्राकृतिक कब आता है? आयुष्य पूर्ण होने के 1 आवलिका पहले, अगर ये आयुष्य पूर्ण होने का 1 आवलिका बचा है तब हमको 7 प्राकृतिक उदीर्णा स्थान मिलता है। और लास्ट आवलिका में 3rd गुण स्थान में कोई भी जीव नहीं होता, इसीलिए हमको 7 प्राकृतिक उदीर्णा स्थान इसमें नहीं मिलता। सत्ता तो 8 की होती है। तो ये ऑप्शन, इसके लिए जो भंग बना वो सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन मिला हमको, 7, 8, 8, 8, जो हमारा ये वाला था 7, 8, 8, 8 का। मतलब यहाँ पर उदीर्णा जो है 7 प्राकृतिक वो वाली नहीं मिली, क्योंकि एंडिंग में काल नहीं करता। और 8 प्राकृतिक बंध स्थान क्यों नहीं मिला, ये वाला भंग क्यों नहीं मिला 3rd में? क्योंकि 8 कर्मों का बंध, मतलब आयुष्य का बंध नहीं होता, 8 प्राकृतिक बंध स्थान नहीं मिलता, आयुष का बंध नहीं होता किसमें? 3rd गुण स्थान में। दीदी एक बार तीसरे का उदीर्ण वाला वापस बताइए ना। हाँ, तीसरे का उदीर्णा, हमारे पास उदीर्णा के हमने 1st गुण स्थान, 2nd, 3rd वगैरह में क्या लिए थे हमने? 1st, 2nd वगैरह में हमने लिया था उदीर्णा होती है। देखो 8 का बंध वाला तो हमने पहले ही मना कर दिया कि 8 का बंध नहीं होता, तो हम ये वाले भंग को तो लेंगे ही नहीं। अब हमारे पास इनके जैसा ही तो ये भी था, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस हुआ? तो इसमें हमारे पास लेफ्ट ओवर, चलो ठीक है, 7वें में तो वेदनी आयुष्य की, मतलब प्रमत अप्रमत वाला डिफरेंस आ गया, ये सब हो गया, तो हम 3rd को इसमें क्यों नहीं ले सकते? तो 3rd में हमारे पास एक भंग तो नहीं है, पहला रीजन। ये 2 भंग में से कौन सा भंग लें या फिर दोनों ले लें? तो बताया इसमें कितना भंग, ये वाले में क्या है? 7, 8, 8, 8, मतलब 8 ही कर्मों की उदीर्णा हो रही है। 8 प्राकृतिक उदीर्णा स्थान हमको कब मिलता है? ये हमारी आयुष्य थी, मतलब आयुष्य है भुज्यमान आयुष्य, यहाँ पे आयुष्य पूर्ण होगी। आयुष्य पूर्ण होने के 1 आवलिका पहले
उदीरना रुक जाती है। हाँ मतलब यहाँ पर 8 प्राकृतिक उदीरना स्थान था, यहाँ पर 7 प्राकृतिक उदीरना स्थान है। अब 7 प्राकृतिक उदीरना स्थान कब मिलता है? आयुष्य पूर्ण होने के एक आवली का पहले। और थर्ड गुण स्थान का जो काल है ना, वो काल है जघन्य और उत्कृष्ट। जघन्य अंतर्मुहूर्त और उत्कृष्ट भी अंतर्मुहूर्त, पर जघन्य से बड़ा। तो अंतर्मुहूर्त तो कम से कम उसको, जघन्य काल भी अंतर्मुहूर्त है, कम से कम अंतर्मुहूर्त तो उसको थर्ड गुण स्थान में रहना ही पड़ेगा। और जो ये एक आवलिका का काल है उससे ज्यादा ही रहना पड़ेगा। मतलब अगर कोई जीव इस समय पर थर्ड गुण स्थान में प्रवेश किया तो कम से कम अंतर्मुहूर्त तक तो उसको इस थर्ड गुण स्थान में रहना ही पड़ेगा। और उस अंतर्मुहूर्त के बाद अगर उसकी लाइफ एंड हो रही है तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि थर्ड गुण स्थान में कोई जीव काल नहीं करता। इसीलिए हमको जो थर्ड गुण स्थान है उसमें 7 प्राकृतिक उदीरना स्थान नहीं मिलती। तो 7 प्राकृतिक उदीरना स्थान नहीं मिलती तो 7, 8, 8, 8 वाला ही भंग मिलेगा। क्लियर? ठीक है, अब हम देखते हैं 8th गुण स्थान को। 8th में और 7th में क्या है? अब 7th तक तो हम आ गए, तो हम इन्हीं में से चूज करेंगे, उसके पहले हम मतलब और नहीं लेंगे। तो देखो 8th गुण स्थान 7th तक आ गए, मतलब हमने आयुष्य और वेदनी की उदीरना रोक दी। तो उदीरना तो हमारी 6 कर्मों की ही होगी। 8 कर्मों का उदय होता है, सत्ता भी 8 की रहती है। ठीक है, अब हम इसके जितने भी भंग बनेंगे उसमें 8 का उदय, 8 की सत्ता और 6 की उदीरना। तो अब हमको बात सिर्फ भंग की करनी है, बंध के भंग की करनी है। तो बंध कितने का होता है? तो 7वां जो गुण स्थान है उसमें आयुष्य बंध की भी पॉसिबिलिटी है एक संकेतम भाग तक। और कभी ऐसा भी होता, हर समय ऐसा नहीं होता कि छठा गुण स्थान वाला ही आयुष्य का बंध करे। हो सकता है कि उस जीव ने पहले ही, छठे में आने से पहले ही उसने आयुष्य का बंध कर लिया हो, 7वें में आने से पहले ही आयुष्य का बंध पूर्ण कर लिया हो। तो उस समय पर 8 प्राकृतिक हमको नहीं मिलता, सिर्फ 7 प्रकृति। मतलब ओवरऑल ऐसा बोला जाए कि जब भी आयुष्य का बंध नहीं हो रहा तब हमको 7 प्राकृतिक बंध स्थान मिल रहा है, जब भी आयुष्य का बंध हो रहा है तब 8 प्राकृतिक बंध स्थान मिल रहा है। 8 प्राकृतिक बंध स्थान में 8 प्राकृतिक बंध स्थान जो है आयुष्य का बंध होने वाला, वो 7वें गुण स्थान में ही मिलना पॉसिबल है, 8वें में मिलना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए 8 वाला बंध स्थान नहीं मिल सकता। तो कितना मिलेगा? तो सिर्फ 7 का ही बंध यहाँ पर पॉसिबल है, इसीलिए 8वें में। और सेम अब फिर हम 9वें की बात करें तो 9वें गुण स्थान में क्या होता है? अब मतलब ये जो हमको हमारा जो 7 प्रकृति, मतलब कौन सी हुई? ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनी, मोहनी, नाम, गोत्र, अंतराय। तो इनका जो बंध हो रहा है ये कहाँ तक चलता है? 7 कर्मों का बंध। 7 कर्मों का बंध कहाँ तक चलेगा? कहाँ पर नेक्स्ट बंध किया जाएगा? मोहनी कर्म का जो बंध है वो 9th गुण स्थान के बाद, मतलब 10th गुण स्थान में हमको 6 कर्मों का बंध मिलता है। फिर ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मतलब यहाँ पर हमने आयुष और मोहनी दोनों हटा दिए। ज्ञानावर्णी होगा, दर्शनावर्णी होगा, वेदनी होगा, नाम, गोत्र, अंतराय होगा। ठीक है, तो इसीलिए हमने क्या कहा, ये 6 कब मिलेगा? 10th में मिलेगा। तो 9th मतलब 8 और 9 दोनों ही गुण स्थान में हमको 7, 8, 6, 8 ये ही पूरा जो भंग है वो मिलता है। ठीक है, अब हम 10th गुण स्थान की बात करते हैं। अब आते हैं 10th गुण स्थान पे, है ना। तो 10th गुण स्थान में हमने अभी देखा बंध हमारा 6 का ही होगा, क्योंकि मोहनी का भी बंध रुक गया है, आयुष्य का भी बंध नहीं होता, तो 2 माइनस हो गए तो 6 का बंध हो गया। उदय कितने का रहता है 10th गुण स्थान में? 7 का, क्योंकि मोहनी कर्म का लोभ का उदय है जी, संजुलन। लोभ का 8 ही कर्मों का उदय रहता है। हाँ, क्योंकि यूं 10th गुण स्थान के लास्ट समय तक तो रहता ही रहता है ना 8 कर्मों का। मोहनी कर्म का उदय तो रहता ही है, भले ही बादर का शाय का उदय नहीं रहता, पर सूक्ष्म संप्राय मतलब। हाँ, मैं बंध बोल गई, गलती से बंध बता रही थी दीदी बंध भी 7 का नहीं होता। हाँ जी, बंध भी 7 का नहीं होता, बंध भी 6 का ही होता है। बंध बता दीजिए। आयु का ही रुका ना बंध तो। अच्छा, उनका मोहनी उदय का रहता भी है, रुक लोभ का उदय रहता है। ठीक है जी, ठीक है। मोहनी का उदय, मोहनी का बंध रुक गया है हाँ जी, हाँ जी, 9th गुण स्थान में। तो हाँ जी 10th में 6 कर्मों का ही जी। बंध बचा है। 8 कर्मों का उदय है,
उदीर्णा कितने की है, तो उदीर्णा हमने बोला, अब देखो यहाँ पर जो 10th है ना, 10th के अगर हम दो पार्ट करें, एक तो है स्टार्टिंग से लेकर द्विचरम आवलिका तक, डीसीए तक, है ना, और दूसरी बात आती है चरम आवलिका की। इसके दो दो पार्ट करने पड़ेंगे हमको, एक तो द्विचरम आवलिका और एक चरम आवलिका। द्विचरम आवलिका में तो हमको 6 कर्मों की क्या हो रही है, उदीर्णा हो रही है, लेकिन 10वें गुणस्थान के चरम आवलिका में 5 कर्मों की ही उदीर्णा बचती है। ये अभी हमने देखा था कैसे, ये है 10th गुणस्थान, ये उसका लास्ट समय है, ठीक है। अब इस लास्ट समय पर क्या है, एक आवलिका जब बचेगी, क्योंकि इसके बाद 11th गुणस्थान में उसका उदय नहीं होना, तो अंतिम आवलिका में उसकी उदीर्णा भी रुक जाएगी। जब उसकी उदीर्णा नहीं हो रही, तो अभी तक कितनों की उदीर्णा होती आई थी, 8 में 9 में 6 की हो रही थी, तो द्विचरम आवलिका तक 6 प्रकृतियों की उदीर्णा हो रही थी, और चरम आवलिका में मोहनी कर्म की उदीर्णा रुक जाती है। यहाँ पे माइनस मोहनी कर्म कर लेना, ठीक है। और यहाँ पर भी ऐसे करो, 7वें में तो आप ऐसे लिख सकते हो कि माइनस आयुष्य और माइनस वेदनी, तो आपको ध्यान रहेगा कि 8 में से कौन सी दो माइनस करिए, तो 6 हो गई। यहाँ 7 की उदीर्णा कैसे है, माइनस आयुष्य की उदीर्णा है। आप ऐसे लिखते जाओगे ना अपने चार्ट में, तो आपको इजी रहेगा, मतलब इतना पूरा स्पष्टीकरण वगैरह नहीं पढ़ना पड़ेगा। 7 है, 7 प्राकृतिक है, मतलब माइनस आयु है, 6 प्रकृति के माइनस आयु के साथ साथ माइनस वेदनी भी हो गया, क्योंकि अप्रमत्त परिणाम आ गए। फिर यहाँ बंध किसका रुका है, यहाँ 8 कर्मों का है, यहाँ पर आयुष्य का बंध रुका है, माइनस आयु कर देना, है ना। फिर कहाँ पे आए, 6 पे आए, तो यहाँ पर 9th तक तो मोहनी का बंध हो रहा था, पर यहाँ पर आयुष्य का तो ऑलरेडी बंध रुक चुका था और मोहनी का भी रुक गया, तो 8 - 2 6 कर्मों का बंध मिला। अब ये 6 कर्मों का बंध हमको चरम आवलिका में भी मिलता है, 10वें गुणस्थान के मतलब 10वें गुणस्थान के लास्ट अंतिम समय तक 6 कर्मों का ही बंध होता है, जो हमने देखा था, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनी, नाम, गोत्र, अंतराय। उदय कितने का है, तो मोहनी कर्म का भी यहाँ पर उदय है, क्योंकि संज्वलन लोभ का उदय होता है, इसीलिए 8 ही कर्मों का उदय 10th गुणस्थान में एंड समय तक रहेगा। ये एंड समय है। अब एंड समय में हमने दो पार्ट कर दिए, एक तो द्विचरम आवलिका तक करा, मतलब एंड समय क्या, 10th गुणस्थान के दो पार्ट करे, एक तो द्विचरम आवलिका और एक चरम आवलिका, मतलब द्विचरम आवलिका तक फ्रॉम द बिगिनिंग से लेकर द्विचरम आवलिका तक, और दूसरा पार्ट हमने करा चरम आवलिका का। तो द्विचरम आवलिका तक उसका 6 प्रकृतियों का उदीर्णा चल रही थी, क्योंकि ये वही रीजन है, आयु और वेदनी माइनस हुआ, इसलिए 6 बचा। अब उसके बाद जब हम चरम आवलिका में आए, तो चरम आवलिका में हमारी उदीर्णा रुक जाती है, किसकी, मोहनी कर्म की। मोहनी कर्म की उदीर्णा रुकने से, क्योंकि उसका उदय एंड होना है, भले ही अगर वो शपक श्रेणी है तो सत्ता भी एंड होनी है, उपशमक श्रेणी है तो सत्ता होने के बावजूद भी 11th में उसका उदय नहीं होगा, तो हमने एक आवलिका पहले ही रोक दिया है ना। तो ये हो गई अंतिम आवलिका में हमें कितनी मिली, 5 मिली, क्योंकि मोहनी भी नहीं बचा। इसीलिए द्विचरम आवलिका तक जो भंग आया 6, 8, 6, 8, और चरम आवलिका में 6, 8, 5, 8 ये भंग आया, ठीक है। अब हम बात करते हैं 10th के बाद 11th गुणस्थान की। 11th गुणस्थान में क्या है, 11th गुणस्थान में बंध कितनों का होगा। अब देखो यहाँ पर अकशाई अवस्था है, 10th गुणस्थान के लास्ट समय में सकशाई वाले जितने भी निमित्त बनते, सकशाई जीवों के निमित्त से जो भी कर्मों का बंध होता, वो कौन कौन से थे, ज्ञानावर्णी था, दर्शनावर्णी, वेदनी तो नहीं, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, अंतराय और नाम, गोत्र। अब देखो यहाँ 6 बचे थे, आयुष और मोहनी का तो वैसे ही स्टॉप हो चुका था। अब यहाँ पर ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, अंतराय, नाम, गोत्र 5 एक साथ माइनस हो गए, तो 6 माइनस जब हम ये 5 प्रकृतियां करते हैं, तो हमको बचता है ओनली 1। तो यहाँ पर हमको एक प्राकृतिक बंध स्थान मिलेगा, एक प्राकृतिक बंध स्थान मिलेगा,
तो हम यहाँ पर 11th गुण स्थान में ओनली वन ही, एक ही चांस है भंग बनाने में भी हमारे पास, और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। उसके बाद उदय कितने का रहता है, तो अभी हमने देखा 11 गुण स्थान उपशांत मोह है, मतलब मोहनी कर्म का उपशांत अवस्था है, उदय नहीं है, तो यहाँ पर 7 कर्मों का ही उदय रहेगा। नेक्स्ट आते हैं उदीर्णा कितने की होगी, तो जब उदय 7 कर्मों का है तो उदीर्णा भी किसकी होगी, मतलब जो भी पहले के थे उसमें से जो मोहनी कर्म थी उसकी तो उदीर्णा पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि उसका उदय बचा ही नहीं। तो प्रमत्त परिणामों में आयुष्य और वेदनी हट गया था, फिर अकषाई अवस्था उपशांत अवस्था है, तो मोहनी भी हट गया। तो 8 - 3 5 कर्मों की उदीर्णा 11th गुण स्थान में होती है। कौन सा है 5, ये भी ध्यान रखना, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, अंतराय, 3 तो यही है, और नाम और गोत्र, क्योंकि आयुष्य, वेदनी और मोहनी पहले ही हट गया। फिर आते हैं सत्ता, तो 8 ही कर्मों की होती है। मोहनी में उपशांत अवस्था है, मतलब उदय नहीं है लेकिन सत्ता है। फिर बात करते हैं 12th गुण स्थान की। 12th गुण स्थान पे आए है ना। 12th गुण स्थान में बंध किसका होता है, ओनली वेदनी कर्म का, 13 तक होता है, इसलिए वेदनी का बंध होता है। उदय कितने का होता है, तो उदय 7 कर्मों का होता है ना, क्योंकि यहाँ पर हमारा मोहनी का उदय नहीं है। ये कौन सा है, क्षीण मोह गुण स्थान है। क्षीण मोह में मोहनी कर्म का क्षय हो चुका है, लेकिन ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी ये सब भी अभी प्रेजेंट है, क्योंकि ये छद्मस्त केवली है, नहीं छद्मस्त गुण स्थान है ना, छद्मस्त केवली बोलते हैं ना, छद्मस वीतराग, छद्मस्त छद्मस वीतराग है। वीतराग। हाँ, छद्मस्त वीतराग और केवली, मतलब केवली बोलते हैं। वीतराग अवस्था 13 गुण स्थान की भी होती है, 12 की भी होती है, लेकिन 12 की जो है वो छद्मस्त वाली है, मतलब उसमें ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी कर्म सबका उदय है, इसीलिए 7 कर्मों का उदय है। उसके बाद उदीर्णा कितने की होगी, तो उदीर्णा हमने देखा इसमें वापस जैसे 10th में 2 पार्ट हो गए, वैसे ही 12th में भी हमको 2 पार्ट करने पड़ेंगे। क्यों करने पड़ेंगे, क्योंकि 12th, ये पूरा 12th गुण स्थान है, पूरा 12th गुण स्थान के एंडिंग में हमको ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी और अंतराय, इन 3 कर्मों की सत्ता क्या करनी है, क्षय करनी है। उन 3 कर्मों की सत्ता क्षय करने के जस्ट एक आवली का पहले हमको उसकी उदीर्णा रोकनी पड़ेगी। जब यहाँ पर हमको उदीर्णा रोकनी पड़ेगी, मतलब यहाँ तक तो हमारी 5 ही कर्मों की उदीर्णा हो रही थी, पर यहाँ पर हमारे 3 की उदीर्णा रुक जाएगी, तो हमारे पास सिर्फ 2 कर्म बचे उदीर्णा योग्य। यहाँ पर 5 की उदीर्णा चल रही थी, और फिर लास्ट आवलिका में हमारे 3 की उदीर्णा रुक गई, तो 2 की ही गई। आवाज नहीं आ रही है। हाँ, तो ये हमारी जब तक द्विचरम आवलिका है, तो द्विचरम आवलिका तक तो हमारी 5 ही कर्मों की उदीर्णा हो रही थी, और जब हम चरम आवलिका में आए तो चरम में हमारे ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी और अंतराय का हमको क्षय करना है, तो इन तीनों को हम उदीर्णा रोक देंगे। तो 5 - 3 2 कर्मों की उदीर्णा बची है, एक का ही बंद होगा, 7 का ही उदय है, और सत्ता, अब यहाँ पर सत्ता 12th गुण स्थान के एंडिंग तक, क्योंकि लास्ट समय तक सत्ता रहती है, फिर सत्ता विच्छेद होता है और उसके बाद 13 गुण स्थान में जाते हैं। इसीलिए चरम आवलिका में भी 8 ही 8 नहीं, यहाँ पे क्षय करते हुए आए, एक मिनट, क्षय करते हुए आए हैं, मतलब 7 कर्मों का ही दोनों जगह पर सत्ता बचेगी। मोहनी कर्म की सत्ता क्षय हो गई है 10th गुण स्थान के बाद। अगर शपक श्रेणी वाला, अच्छा इसमें 7 वाला, हाँ, 7 10th में के लास्ट दोनों की हो गई है, शपक और उपशमक दोनों की हो गई 11वें में, तो फिर 11 नहीं में नहीं नहीं 11 में 11वें में तो सत्ता खत्म हो गई ना दीदी। मोहनी की सत्ता कैसे खत्म हो जाएगी, 11 उपशमक लास्ट श्रेणी है।
हाँ 11वें में खत्म हो जाएगी ना उपशमक श्रेणी बढ़ती की भी, मतलब वापस मतलब एंड हो जाता है ना 10वें में सत्ता का। तो मोहिनी की सत्ता 1 से नहीं 11 तक ही होती। होती है। उपशम उपशम एक बार उपशम श्रेणी अगर कोई जीव चढ़ रहा है, थोड़ा सा उसको अंडरस्टैंडिंग के लॉजिक सोचो। अगर उसकी सत्ता खत्म हो जाएगी तो वापस उदय में कैसे आएगा मोहिनी कर्म, और उसको तो अंतर्मुठ वापस उदय में लाना है क्योंकि वो उपशम श्रेणी है, वापस 10th गुण स्थान में आना पड़ेगा उसको। तो अगर सत्ता ही खत्म कर देंगे तो फिर वो कैसे पॉसिबल है कि वो उसकी वापस 10th आया गुण उदय। स्थान में आ रहा है ना, 10th में तो सत्ता है ही है ना दीदी। अरे ये बोल रहे हैं जो जिन्होंने भी बोला कि 11th गुण स्थान में मोहिनी की सत्ता नहीं होगी। हाँ ऐसा पॉसिबल है क्या? कोई नहीं। भी कर्म का क्षय नहीं होता। उपशम श्रेणी का अर्थ ही है कि वो उपशम करता हुआ बढ़ 11वें रहा है, गुण क्षय स्थान तक तो करता हुआ सत्ता नहीं बढ़ रहेगी, रहा। 12वें में नहीं रहेगी। 12वें में खत्म हुई है, अगर वो शपथ नहीं श्रेणी तो चढ़ा है। हम 12वें के लिए ही बोल रहे हैं। 12वें नहीं, में तो 7 11 की तक ही ही बचेगी। सत्ता होती है ना दीदी, उसके बाद तो वो वापस अगर हाँ, श्रेणी उपशम श्रेणी वाला है तो अगर 10वें गुण स्थान में श्रेणी आएगा तो उसकी अवरोहण सत्ता करेगा। तो है ही हाँ है। हाँ, वही। ठीक है, क्लियर हुआ। 12th गुण स्थान में 7 की सत्ता बचेगी, 11th गुण स्थान में 8 कर्मों की सत्ता रहती है। अब बात करते हैं 13 गुण स्थान की। तो 13 गुण स्थान, अब ये एक बार मैं यहाँ पे ले लूं क्या थोड़ी सी इसमें जगह, 13 और 14 दोनों एडजस्ट नहीं हो पाएगा। चलो एक बार देख लेते हैं। ये 13 गुण स्थान है ना। 13 गुण स्थान में कितने का बंध होता है? 13 गुण स्थान में 1 का बंध होगा वेदनी कर्म का। उदय कितने का होता है? तो सिर्फ 4 घाती कर्मों, 4 घाती कर्म का क्षय हो चुका है, सिर्फ 4 अघाती कर्मों का ही उदय बचता है, क्योंकि वो 14 के लास्ट समय तक रहता है जब तक जीव मोक्ष नहीं जाए। ठीक है, फिर बात आती है उदीर्णा की। तो ये सयोगी है, मतलब यहाँ पे उदीर्णा होगी। कितने की होगी? 2 की चल रही थी लास्ट टाइम, 2 की ही यहाँ। फिर यहाँ सत्ता कितने की बची? तो 4 की। यहाँ पे ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी और अंतराय की सत्ता भी क्षय हो गई है, इसीलिए 7 - 3 तो 4 की ही सत्ता बची। अब बात करते हैं 14th गुण स्थान की। ठीक है, मैं यहीं पे लिख देती हूँ। 14 गुण स्थान है, तो 14 गुण स्थान अयोगी होने से बंध तो किसी का भी नहीं होता। उदय कितने का होता है? तो उदय तो 4 का ही रहता है। उदीर्णा सयोगी जीवों के ही होती है, अयोगी में मतलब योग के अभाव में उदीर्णा नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट है सत्ता। तो सत्ता भी अंतिम समय तक 4 के ही रहती है। ठीक है, तो अब आप एक बार अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ दीदी। अब ये हो गई टोटल। अरे रब कर दिया। स्क्रीनशॉट लिया हुआ है क्या किसी का? इसमें एक चीज हाँ और है हो गई, दीदी। एक बार प्लीज भेजिए ना, ग्रुप पे डालती हूँ मैं, उसमें आप सामने हो तो एक बार मैंने मिटा दिया है। पूछ क्या खाना है और दादी से पूछ ले क्या लेना है। म्यूट कीजिए, क्लास चल रही है। दीदी मैंने ना आज ही ज्वाइन किया है, तो मैं ग्रुप में कैसे ऐड हो सकती हूँ? ग्रुप में ऐड होने के लिए तो ना आप ऑफिशियल नंबर जो लिंक आती है ना जिस नंबर से, उस पे आप एक बार मैसेज कर देना, आपका रजिस्ट्रेशन होगा तो वो आपको ग्रुप में ऐड कर लेंगे। दीदी आपको भेजा है। हाँ मैंने देखा, एक बार मैं। एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन दीदी? हाँ अच्छा, मैं एग्जाम तो नहीं, मैं तो आज ही ज्वाइन किया है। एक बार मुझे ये तो दिख रही है किसी ने आपको? लिंक दिया है, मंजू जी ने। अच्छा,
हाँ जी। अगर कब एग्जाम के लिए एग्जाम? रजिस्ट्रेशन वैसे करना मैंने है क्रम ग्रंथ किया हुआ है तो मैं एग्जाम दे सकती हूँ। मैंने पहले भी ज्वाइन किया हुआ है अपना क्रम एक ग्रंथ। बार रजिस्ट्रेशन कर लेना। अपना अभी क्लास ठीक। एक्चुअल में थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएगी, एक बार ये बात हम आगे ठीक। करते हैं ना। जी जी। ये देखिए सामने स्क्रीन दिख रही है ना, इसमें हमने क्या देखा, 8 8 बार एनोटेशन से देख लेते हैं। 8 8 और 8 और 8, ये हमारा भंग नंबर 1। अब हमको टोटल भंग कितने बने वो काउंट करना है, ठीक है। ये हो गया हमारा भंग नंबर 1। 7 8 7 8, ये हो गया भंग नंबर 2। 7 8 8 8, ये हो गया भंग नंबर 3। ठीक है, फिर हम बात करते हैं, ये 3 भंग हो गए। फिर नेक्स्ट आया थर्ड गुण स्थान में कौन सा है, 7 8 8 8, जो फर्स्ट वाला रिपीट हुआ है तो उसको काउंट नहीं करेंगे। फिर सेवेंथ में आए 8 8 6 8, तो ये भंग नंबर 4। फिर 7 8 6 8, ये फिफ्थ हो गया। फिर ये वाला काउंट नहीं करना है 7 8 8 8, क्योंकि वो रिपीट हो गया है। फिर 7 8 6 8, ये वाला भी रिपीट हुआ है, सेवेंथ में था 7 8 6 8 वाला, तो इसको भी नहीं लेंगे, इसको भी नहीं लेंगे काउंटिंग में। फिर आया 6 8 6 8, ये कौन सा हुआ, फर्स्ट 1 2 3 4 5 6, सिक्स्थ नंबर का हुआ। अब सेवेंथ नंबर का है 6 8 5 8। फिर आया 8th नंबर का 1 7 5 8। फिर 9th नंबर का 1 7 5 7। ठीक है, ये नॉन रिपीट है, मतलब रिपीट नहीं हुआ है। फिर आया, ये हो गया 9th। फिर 10th आया 1 7 2 7। ठीक है, 11th आया 1 4 2 4 और 12th आया 0 4 0 4। समझ आया आप लोगों को? हमारे टोटल 12 भंग बने। हाँ 12 दीदी। भंग, मतलब 2 हमने काउंट क्यों नहीं करे, क्योंकि वो रिपीट हुए तो हम उनको काउंटिंग में नहीं लेंगे। ठीक है, कौन कौन से भंग बने हमारे, फर्स्ट तो हुआ 8 8 8 8 वाला, जहां पर 8 कर्मों का बंध है, 8 कर्मों की उदीर्णा है, 8 ही कर्मों का उदय है, ये वाला। ठीक है, तो ये फर्स्ट भंग बन गया हमारा। सेकेंड भंग बना 7 8 7 8, जहां बंध और उदीर्णा 7 7 की है। थर्ड बना जहां उदीर्णा 8 की है, 7 8 8 8। फिर फोर्थ बना हमारा 8 8 6 8, ये प्रमत्त परिणाम खत्म हो गए, अप्रमत्त परिणाम आ गए, तो उदीर्णा 6 की आ गई, विथ आयुष्य बंध एंड विथआउट आयुष्य बंध, तो 2 भंग ये बन गए 7 8 6 8। फिर आया नेक्स्ट नंबर, ये तो रिपीटेड भंग है, 8 और 9th गुण स्थान वाला और 3rd गुण स्थान वाला। फिर 10th गुण स्थान में जब तक फर्स्ट, मतलब जब तक लास्ट आवलिका नहीं आ जाती, लास्ट आवलिका में मोहिनी की उदीर्णा रोकना है, जब तक लास्ट आवलिका नहीं आ जाती तब तक 6 की उदीर्णा होगी, और जब तक लास्ट आवलिका आ गई तो 5 की उदीर्णा होगी। दोनों ही जगहों पर 10th गुण स्थान मतलब बादर कषाय का उदय नहीं होने से यहाँ पर दीदी आवाज मोहिनी नहीं आ कर्ण रही का बंध। आपकी, बीच में आवाज नहीं आई थी दीदी आपकी। अच्छा, मोहिनी कर्ण का बंध नहीं होगा इसमें 10th गुण स्थान में, इसीलिए आयुष्य और मोहिनी दोनों का बंध रुक गया, तो 6 कर्मों का बंध है, 6 कर्मों का मतलब 6 कर्मों की उदीर्णा है, और सेकेंड है 6 कर्मों का बंध है और 5 की उदीर्णा है। ठीक है, फिर 11th गुण स्थान में हमको 11 12 13 14 सब में एक प्राकृतिक बंध स्थान मिलता है, तो 1 के साथ 7 का उदय बचा मोहिनी में, क्योंकि उपशांत मोह अवस्था है, इसीलिए 1 7 5 8 हुआ। 12th गुण स्थान क्षीण मोह है, तो यहाँ पे सत्ता खत्म हो गई उदय के साथ साथ, तो 1 7 5 7 हो गया, ये एक और भंग मिल गया। फिर यहाँ पर चरम आवलिका में उदीर्णा भी रुक जाएगी, जिनका सत्ता विच्छेद होना है, ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी और अंतराय का, तो उदीर्णा रुकने से 1 7 2 7 का भंग बचा। नेक्स्ट 13th है, 13th में 4 अघाती कर्म की ही सत्ता बची और उनका ही उदय बचा, 1 4 2 4। नेक्स्ट 14 गुण स्थान में
अयोगी होने से वो 1 वाला भी 0 हो जाता है बंध, और 2 का जो उदीर्णा हो रही थी वो भी 0 हो जाती है, इसीलिए 0404 का भंग मिलेगा। टोटल हमारे कितने भंग बने? टोटल 12 भंग बने। 12। इनको एक बार और स्क्रीनशॉट अगर आपको लेना है तो ले सकते हैं, फिर वो देख लेते हैं क्या पूछा था उन्होंने अभी। वो क्या पूछा था आपने? 2 दृष्टि वाला ना? हाँ हाँ। देखो क्या है, 2 दृष्टि जब हम देखते हैं ना, सबसे पहले हमारे पास कितने टोटल जो होते हैं दर्शन D3 होते हैं, दर्शन मोहनी की जो प्रकृतियां होती हैं, एक तो होता है सम्यक वेदनी, एक होता है मिथ्यात्व वेदनी, और एक होता है सम्यक मिथ्यात्व वेदनी, है ना? तो ये जो 3 प्रकृति हैं, ये 3 प्रकृतियां कैसी हैं? अनादिकाल से तो जीव मिथ्यात्व में था, तो मिथ्यात्व वेदनी की सत्ता हो जाए, मतलब मिथ्यात्व वेदनी का जो भी सत्ता उदय वगैरह बोलेंगे, तो वो जब जीव के मिथ्यात्व वेदनी का उदय है उस समय पे वो जीव कहलाता है मिथ्या दृष्टि। ठीक है, फिर मान लो कुछ टाइम ऐसा आया उसका जब वो उसने सम्यक्त्व प्राप्त किया, तो वो कहला गया सम्यक दृष्टि। ये जो सम्यक्त्व है, ये सम्यक्त्व भी उसका कितने टाइप का हो सकता है? या तो उसका सबसे पहले तो अगर उसको मिलेगा तो वो मिलेगा प्रथमोपशम। प्रथमोपशम हो सकता है, या तो प्रथमोपशम से वो क्षयोपशम पे जा सकता है, या फिर सासादन पे जा सकता है। ऑप्शमिक से सासादन पे भी जाते हैं, या फिर वो और ऊपर चढ़ा तो हो सकता है कि उसकी द्वितीयोपशम की अवस्था हो, या फिर द्वितीयोपशम के अलावा लास्ट भव है, लास्ट भव की बात नहीं करते हैं क्योंकि शायिक सम्यक तो पहले भी प्राप्त हो सकता है, या फिर उसको शायिक सम्यक तो प्राप्त हुआ, मतलब उसने क्षय करते हुए वो आगे बढ़ रहा है, मोहनी खंड का क्षय कर रहा है, तो शायिक सम्यक तो हो गया। तो ये सम्यक दृष्टि अवस्था उसके इनमें से कोई भी सम्यक तो हो तो वो सम्यक दृष्टि अवस्था ही कहलाती है। ओनली मिथ्यात्व वेदनी का उदय होने पर वो मिथ्या दृष्टि कहलाता है। अब मान लो इसमें से एक अवस्था और है कोई सी थर्ड, जिसको हम बोलते हैं सम्यक, जब सम्यक मिथ्यात्व वेदनी का उदय रहता है तब वो जीव कहलाता है सम्यक मिथ्या दृष्टि, है ना? तो ये जब जीव ये कहलाता है तो वो कब कहलाता है? वो जब सम्यक मिथ्यात्व वेदनी का उदय होगा। और ये जो है ना, ये सिर्फ अंतर्मुहूर्त के लिए ही मिनिमम और मैक्सिमम अंतर्मुहूर्त के लिए ही उसका उदय रहता है। मतलब कोई भी जीव थर्ड गुण स्थान में अंतर्मुहूर्त के लिए रहेगा, या तो फिर वो मिथ्यात्व में जाएगा या फिर उसको कोई ना कोई सम्यक्त्व होगा, कोई ना कोई मतलब क्षयोपशम सम्यक्त्व ही बोलेंगे, है ना? क्योंकि प्रथमोपशम वाले प्रथमोपशम की आगति भी क्या होती है? ओनली मिथ्यात्व की होती है ना? और सासादन वाला कहाँ से आता है? औपशमिक सम्यक्त्व से आता है। शायिक वाला इसमें थर्ड गुण स्थान में जाएगा ही नहीं, वो फोर्थ एंड अबव ही रहता है। प्रथमोपशम द्वितीयोपशम वाला, द्वितीयोपशम भी छठे सातवें वाला, तो प्रथमोपशम भी नहीं होगा, द्वितीयोपशम भी नहीं होगा, और सासादन तो मिथ्यात्व से आता है, और शायिक वाला वापस इसमें जाता नहीं है, तो उसके पास सिर्फ क्षयोपशम का ऑप्शन खुला है। तो जो जीव अंतर्मुहूर्त बाद मिथ्या दृष्टि बन सकते हैं या फिर सम्यक मतलब क्षयोपशम सम्यक तो प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, तो वो ही जीव इस थर्ड गुण स्थान में आएंगे, तो वो ही जीव ये वाली दृष्टि पाएंगे। और ये वाली दृष्टि अगर वो पा रहे हैं तो वो कंपलसरी ये और ये तो होंगे ही होंगे उस भाव में, क्योंकि इसमें थर्ड गुण स्थान का काल अंतर्मुहूर्त से ज्यादा नहीं है, तो उस भाव में वो जीव मिथ्या दृष्टि भी होना चाहिए, सम्यक दृष्टि भी होना चाहिए, तभी वो मतलब भी होने का यही अर्थ है कि अगर वो मिथ्या दृष्टि भी है, या तो मिथ्या दृष्टि हो या क्षयोपशमिक सम्यक दृष्टि हो या फिर दोनों हो, तभी वो 3 दृष्टि वाला कहलाएगा। ठीक है,
तो तीन दृष्टि मतलब जहां पे भी दृष्टि स्विच हो रही है वहीं पे ही पॉसिबिलिटी है तीन दृष्टि वाली। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एक अकेला दृष्टि वाला अगर कोई जीव है तो वो ओनली सम्यक मिथ्यात्व उसके लाइफ लॉन्ग हो, ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं होती। तो एक अकेली दृष्टि किसके पास हो सकती है? या तो वो लाइफ लॉन्ग मिथ्या दृष्टि हो, या फिर वो लाइफ लॉन्ग क्या हो, मतलब एकांत मिथ्या दृष्टि हो, या फिर एकांत सम्यक दृष्टि। तो वो हो गया एक दृष्टि वाला। तो टोटल एकांत मिथ्या दृष्टि के कितने भेद होते हैं? 280। 280 280। और एकांत सम्यक दृष्टि के 10 होते हैं, 280 प्लस 10 मतलब 290 ऐसे होते हैं जिनमें सिर्फ एक ही दृष्टि, लाइफ लॉन्ग एक ही दृष्टि पाई जाती है। ठीक है। अब तीन दृष्टि, अब ऐसे ही दो दृष्टि वाले भी होते हैं जो समझेंगे। तीन दृष्टि वाले कौन होते हैं? तो तीन दृष्टि वाले वो जीव होंगे जिनमें ये पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ये अकेले से नहीं रह सकता। तो इसीलिए ये वाली पॉसिबिलिटी किसमें होती है? जिनमें सम्यक मिथ्यात्व, मतलब ये एक दो तीन दृष्टि किसमें होगी? जिसमें ओनली मिथ्यात्व वाले एग्जिस्ट कर सकते हैं, ओनली सम्यक वाले भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। पर जब हमको इसकी बात करना है तो हमको इनकी तीनों की बात करनी पड़ेगी। तो जिस जिस भी जीवों के पास थर्ड गुण स्थान होता है वो सभी जीव तीन दृष्टि वाले कहलाते हैं। और सम्यक मिथ्या दृष्टि मतलब प्रथमोपशम सम्यक और सम्यक मिथ्या दृष्टि का एक जैसा मतलब एक जैसा जो भी भेद है जीवों के वो एक जैसे चलते हैं। तो वो कितने देखे थे हमने? 103। तो 103 भेदों में तीन दृष्टियां होती हैं। ठीक है। जिसमें भी सम्यक मिथ्यात्व वेदनी है उनमें तीन दृष्टि पॉसिबल है उनके पूरे भव में। अब फिर क्या बात आती है? दो दृष्टि। तो दो दृष्टि के लिए बताया है। दो दृष्टि मतलब क्या? या ये तो पॉसिबल है ही नहीं, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है फिर उस समय पर, है ना। तो अच्छा, ये एक बार के लिए थर्ड गुण स्थान ले लेते हैं, है ना। तो अब दो दृष्टि क्या होंगी? या तो ये प्लस ये, या तो ये प्लस ये, या फिर ये और ये। ठीक है। तो इनको कैसे देखना? एक बार टोटल भेद कितने होते हैं? 563। चलो पहले निकालने का सबसे इजीएस्ट मेथड देख लेते हैं कि कैसे होंगे, फिर हम ये वाली बात पे जाएंगे, खुला करके देखेंगे। पहले तो टोटल 563 भेद होते हैं। अब 563 भेद में से एक दृष्टि वाले कितने हैं? 290 है। 290। ठीक है। और तीन दृष्टि वाले कितने हैं? 103 है। तो इन दोनों को ऐड करके इसमें से माइनस करना है। 170 ये कितना बचा? इन दोनों को ऐड करा तो 393 बचा। प्लीज म्यूट कीजिए, जिनके यहाँ डिस्टर्बेंस है। 393 मतलब 393 जो भेद हैं वो ऐसे हैं जिनमें या तो तीनों ही दृष्टि होती है या फिर वो एक दृष्टि वाले हैं। तो जब हमको दो दृष्टि की बात करनी है तो हमको एकांत वाला भी नहीं लेना। एकांत वाला मतलब ये दोनों नहीं है या फिर ये दोनों नहीं है, ये एकांत वाले हो गए। पर हमको कम से कम दो चाहिए, मतलब या तो ये दोनों होना चाहिए, या फिर ये दोनों होना चाहिए, या फिर ये दोनों होना चाहिए। तो हमको कम से कम, मतलब एकांत वालों को तो हम हटा ही देंगे, प्लस जिनमें तीनों ही है उनको भी हम क्या कर देंगे? रिमूव कर देंगे। तो फिर जितनी बची वो हमारी दो दृष्टि वाले बचेंगे। तो 563 माइनस 393 0 170। तो ये 170 भेद जो हैं उनमें क्या होता है? दो दृष्टियां पाई जाती हैं। ठीक है। अब इसको दो दृष्टि में कोई भी हो सकते हैं, मैंने मिथ्या दृष्टि भी होते हैं, सम्यक मिथ्या दृष्टि भी हो सकता है, या मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि भी हो सकते हैं। देखो, बात ऐसी होती है कि जिन भी जीवों में सम्यक मिथ्या दृष्टि पाया जाता है ना, जैसे मैंने बताया ना, अच्छा ठीक है, मैंने आपको ये वाला सर्कल बता दिया ना, ये रॉन्ग रहा। क्योंकि जिन भी जीवों में सम्यक मिथ्या दृष्टि पाई जाती है तो वो सम्यक मिथ्या दृष्टि मतलब सम्यक मिथ्यात्व की जो अवस्था है ना, वो ऐसा है मिथ्या दृष्टि और शायोपशमिक सम्यक दृष्टि मतलब मिलेंगे आपको वो चीज।
इसीलिए हमने जो 3 दृष्टि ली उसमें सम्यक मिथ्यात्व वाले पूरे की पूरे ले लिए, कोई भी जीव को छोड़ा नहीं कि कोई जीव ऐसा है जो सिर्फ ये वाली पेयरिंग में हो, जिसमें सम्यक मिथ्यात्व और मिथ्यात्व ही हो। कोई जीव ऐसा है क्या जो सम्यक दृष्टि नहीं है लेकिन वो सम्यक मिथ्यात्व बन जाए? ऐसे इसको मत सोचो, प्रैक्टिकल सोचो कि जो जीव सम्यक दृष्टि नहीं है, बिल्कुल भी सम्यक दृष्टि नहीं है, तो वो तो एकांत मिथ्या दृष्टि हो गया ना। थोड़ा सा ऐसा इजी वे में समझो थोड़ा सा ना एक बार। जिन भी जीवों में, मान लो कोई जीव है, कौन से जीव लेते हैं? 15 परमाधार्मिक जीव ले लेते हैं मान लो। 15 परमाधार्मिक हमारे पास ये 3 है, इसमें सम्यक दृष्टि तो होते ही नहीं है वो। अगर वो जीव सम्यक दृष्टि नहीं है तो वो क्या है? कंपल्सरी एकांत मिथ्या दृष्टि। मिथ्या दृष्टि है, ओनली एंड ओनली दिस। क्या हमने वहां पे बोला कि सम्यक दृष्टि नहीं है पर इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ऐसा बोला क्या? नहीं। जो भी जीव सम्यक दृष्टि नहीं है उनको एकांत मिथ्या दृष्टि बता दिया, और जो भी जीव मिथ्या दृष्टि है, नहीं सॉरी, जो भी जीव मिथ्या दृष्टि नहीं है, जैसे 5 अनुत्तर विमान, 5 अनुत्तर विमान वाले, अगर मान लो हम बोलते कि वो मिथ्या दृष्टि नहीं है, अगर वो मिथ्या दृष्टि नहीं है तो उनको हमने एकांत सम्यक दृष्टि बताया है। उनको हम ये नहीं बोलेंगे कि उनमें इन दोनों में से कुछ भी होगा, ऐसा नहीं बोला ना। उनको हमने एकांत सम्यक दृष्टि बता दिया, एकांत सम्यक दृष्टि बता दिया है ना। इसीलिए हमको जब भी इसकी बात करेंगे तब या तो ये होगा या फिर ये होगा कंपलसरी, या तो क्या, दोनों ही होगा, सॉरी, या तो वाली बात नहीं कर सकते, दोनों ही कंपलसरी होगा। अगर हम 3 दृष्टि की बात कर रहे हैं, सम्यक मिथ्या दृष्टि की बात कर रहे हैं, तो उसमें या तो मिथ्यात्व की अवस्था में जाएगा वो, या फिर वो शायोक्षमिक की अवस्था में जाएगा। इसीलिए उसमें हम तीनों ही दृष्टि उस भाव में उस जीव के अंदर पाई जाती है, ऐसा बोलेंगे, ठीक है। और जब भी अब हमको 2 दृष्टि की बात करनी है तो 2 दृष्टि किसकी होगी? वो सम्यक प्लस मिथ्यात्व वाली होगी। अब ये कोई सा भी सम्यक तो हो, कोई सा भी सम्यक तो चलेगा, इसमें शायोक्षम की जरूरत नहीं है। वो जीव सम्यक दृष्टि हो, प्लीज म्यूट कीजिए, और वो जीव मिथ्या दृष्टि हो, ठीक है। तो मिथ्या दृष्टि भी होना, सम्यक दृष्टि भी होना, लेकिन सम्यक मिथ्यात्व नहीं होना, क्योंकि सम्यक मिथ्यात्व वाला 3 दृष्टि वाला कहला जाएगा। इसीलिए ना तो हमको एकांत मिथ्या दृष्टि चाहिए, ना हमको एकांत सम्यक दृष्टि चाहिए, ना हमको सम्यक मिथ्यात्व वाला चाहिए, क्योंकि वो 3 दृष्टि वाला हो जाएगा। ये दोनों तो 1 दृष्टि वाले और ये तो 3 दृष्टि वाला है। हमको तो सिर्फ 2 दृष्टि की बात करनी है ना, ये प्लस है, क्रॉस नहीं है। तो हम जब भी 2 दृष्टि की बात करेंगे तो मिथ्या दृष्टि जीव और सम्यक दृष्टि जीव, ऐसे मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि जो अपने पूरे भाव में या तो मिथ्यात्व में या सम्यक दृष्टि बन गए, या मिथ्या दृष्टि बन गए, या सम्यक दृष्टि बन गए, लेकिन कभी भी वो इस सम्यक मिथ्यात्व की अवस्था में नहीं आए, उन्हीं जीवों को हम बोलेंगे 2 दृष्टि वाले, ठीक है। तो ऐसे 2 दृष्टि वाले जीव कौन होंगे? तो देखो क्या बताया, सबसे पहले तो हम बात करते हैं 7 नरक की अपेक्षा, है ना। इसको हमने असल में क्लास में डिटेल में देखा भी नहीं था, देख भी नहीं पाए थे, देख लेते हैं एक बार थोड़ा सा टाइम लेके। सबसे पहले 7 नरक की अपेक्षा देखें तो 7 नरक में 1 2 3 4 से लेकर 1 से जो 6 तक हैं, 1 से 6 नरक, 7वीं नरक में तो हमको क्या है, एकांत मिथ्या दृष्टि जीव मिल जाते हैं। हमारा क्या रूल है? एकांत मिथ्या दृष्टि भी नहीं होना, एकांत सम्यक दृष्टि भी नहीं होना, और सम्यक मिथ्यात्व भी नहीं होना, क्योंकि ये दोनों तो 1 दृष्टि वाले हो जाते हैं और ये 3 दृष्टि वाले हो जाते हैं। हमको 2 की बात करते हैं, ठीक है। तो 1 से 6 नरक के जीव एकांत मिथ्या दृष्टि नहीं है, ओनली 7वीं नरक वाले क्या है? एकांत मिथ्या दृष्टि। तो हम इनको 1 से 6 वालों को ले लेंगे, 7वीं नरक को नहीं ले सकते। पर ये जीव अपर्याप्त अवस्था में ही एकांत मिथ्या दृष्टि होते हैं, पर्याप्त होने के बाद ये जीव क्या होते हैं? सम्यक्त को प्राप्त कर सकते हैं। ये है पूरी 7वें नरक का भाव। उसमें
अपर्याप्त अवस्था तक मिथ्या दृष्टि ही रहते हैं, क्योंकि मिथ्या दृष्टि जीव आते हैं और वो पर्याप्ति पूरी करते हैं, उसके पहले वो सम्यक दृष्टि मतलब वो उस अपर्याप्त अवस्था में ही मिथ्या दृष्टि एकांत मिथ्या दृष्टि रहते हैं, मतलब इस बीच वो कोई भी सम्यक तो प्राप्त नहीं कर सकते और फिर वो पर्याप्त बने और पर्याप्त बनने के जो पूरा ड्यूरेशन है उनका, उस बीच वो कभी भी सम्यक्त को प्राप्त कर सकते हैं, कभी भी वो सम्यक्त से वापस मिथ्यात्व में आ सकते हैं, फिर से सम्यक प्राप्त कर सकते हैं, फिर से मिथ्यात्व में आ सकते हैं। ये हमने देखा था। इसीलिए पर्याप्त अवस्था में हमारे पास मिथ्यात्व सम्यक्त वाले भेद होते हैं, लेकिन ये ही जीव सम्यक मिथ्यात्व को भी प्राप्त कर सकते हैं पर्याप्त अवस्था में। और अगर वो सम्यक मिथ्यात्व, मान लो कोई ये मिथ्यात्व का था, ये सम्यक का था, ये मिथ्यात्व का था, सम्यक का था, और थोड़े से समय के लिए वो सम्यक मिथ्यात्व में भी आ गए, फिर वापस से मिथ्यात्व में चले गए, सम्यक में चले गए। जब वो सम्यक मिथ्यात्व में भी आ सकते हैं तो उनके पास 1, 2 और 3 तरह की दृष्टि एक ही भव में, 7वीं नरक के भव में मिल गई, तो वो 2 दृष्टि वाले नहीं कहला पाए। वो कितना कहलाए? 1 दृष्टि वाले। तो हमारे पास क्या पता है हमको कि कोई भी पर्याप्त जो जीव है, वो कोई भी पर्याप्त जीव मतलब ये सम्यक मिथ्यात्व वाला क्या है? अपर्याप्त को नहीं होता। सम्यक मिथ्यात्व वाला किस किस को होता है पहले ये देख लेते हैं। अपर्याप्त को नहीं होता, ओनली पर्याप्त को ही मिलता है। फिर जिनमें दृष्टि चेंज होती है उनको भी ये नहीं मिलता। दृष्टि चेंज होती है उनको मिलता है, दृष्टि चेंज नहीं होती उनको नहीं मिलता। नो दृष्टि चेंज, नो दृष्टि चेंज वालों को सम्यक मिथ्यात्व नहीं मिलता, क्योंकि हमने देखा ये इससे या तो मिथ्यात्व में जाना पड़ता है या फिर इससे सम्यक में, शैवक्षम सम्यक में जाना ही पड़ता है। और जो जीव लाइफ लॉन्ग एक ही दृष्टि में रहते हैं उनको ये नहीं मिलता। ठीक है, तो अपर्याप्त वालों को नहीं मिलता। तो हमारे पास जितने भी ऑप्शन है वो पर्याप्त वालों के लिए, मतलब अपर्याप्त वालों के लिए हम देखेंगे। पर्याप्त में एक एक्सेप्शन है, वो देखेंगे। वो एक्सेप्शन इसके कारण से होगा, सेकेंड पॉइंट के कारण। ठीक है, बाकी किसी भी पर्याप्त के भेद में हम सब में क्या करते जाएंगे? रॉन्ग 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 करते जाएंगे। किसी भी पर्याप्त जीव के 2 दृष्टि वाले नहीं होंगे, क्योंकि उनमें सम्यक मिथ्यात्व की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, अब उसके बाद क्या है कि जो 7वीं नरक हो गई है ना, अब तिर्यंश की बात कर लेते हैं। ये हो गई 7 नरक। अब तिर्यंश प्राणी, तिर्यंश जीवों में जो भी ये हैं क्या बोलते हैं, एकेंद्रीय जीव, वो एकांत मिथ्या दृष्टि होते हैं। तो एकांत मिथ्या दृष्टि को हम, अगर वो एकांत मिथ्या दृष्टि है तो कभी भी मिथ्यात्व और सम्यक में स्विच होंगे ही नहीं। इसीलिए 11 एकेंद्रीय में हम नहीं ले सकते। फिर बात आती है विकलेंद्रीय। तो विकलेंद्रीय कितने होते हैं? अपर्याप्त में 3 होते हैं। 3 विकलेंद्रीय में पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है? क्योंकि हमको पता है जब 3 विकलेंद्रीय अपर्याप्त अवस्था में होते तब उनमें साधन सम्यक्त्व मिल सकता है, और साधन सम्यक्त्व में करण अपर्याप्त अवस्था में ही वो क्या करते हैं? साधन सम्यक्त्व प्राप्त कर सकते हैं। और जब वो पर्याप्तियां पूर्ण करते हैं, शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने से पहले ही वो क्या हो जाते हैं? मिथ्या दृष्टि हो जाते हैं, और फिर लाइफ लॉन्ग मिथ्या दृष्टि रहते हैं। तो एक ही भव में उनके 2 दृष्टि आ गई, एक तो सम्यक दृष्टि सास्वादन सम्यक्त की अपेक्षा, और मिथ्या दृष्टि इसके अपेक्षा। इसीलिए हमारे पास अपर्याप्त अवस्था में मिल सकती हैं 2 दृष्टियां। ये चलो, ये तो पर्याप्त अवस्था को देखो ही मत, क्योंकि हम अपर्याप्त की बात कर रहे हैं ना। तो अपर्याप्त साधन कब तक मिला? शरीर पर्याप्तियां पूर्ण होने से पहले पहले साधन कंप्लीट हुआ, और शरीर पर्याप्तियां पूर्ण हुई तब तक वो मिथ्या दृष्टि बन गया। तो अपर्याप्त अवस्था में ही उसके दोनों दृष्टि पॉसिबल है। फिर 3 विकलेंद्रीय के बाद क्या आता है? 5 समूर्च्छिम तिर्यंश। 5 समूर्च्छिम तिर्यंश पंचेंद्रीय की बात करें तो उनके लिए भी सेम ही रूल होता है। अपर्याप्त अवस्था तक वो मतलब पर्याप्तियां पूरी करते हैं, उसके पहले मिथ्या दृष्टि बन जाते हैं, तो अपर्याप्त अवस्था में दोनों दृष्टि पॉसिबल है। 5 गर्भज तिर्यंश पंचेंद्रीय में अपर्याप्त अवस्था में 2 दृष्टि ही पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि सम्यक मिथ्यात्व के लिए क्या रूल है कि अपर्याप्त को वो नहीं मिलता, मतलब पर्याप्त होने के बाद ही सम्यक मिथ्यात्व मिलता है। इसीलिए गर्भज तिर्यंश पंचेंद्रीय भी अगर सम्यक मिथ्यात्व प्राप्त कर सकते हैं तो वो पर्याप्त अवस्था में ही करेंगे, अपर्याप्त में नहीं करेंगे। तो अपर्याप्त में कोई जीव सम्यक और मिथ्यात्व में ही डोल सकता है, वो कभी भी सम्यक मिथ्यात्व
सम्यक्त्व और मिथ्यात्व में जा सकता है, सम्यक मिथ्यात्व नहीं, सम्यक मिथ्या दृष्टि नहीं बन सकता। इसीलिए दो ही दृष्टि पॉसिबल है, या तो मिथ्यात्व की या फिर सम्यक्त्व की अपर्याप्त अवस्था में। तो 5 गर्भज तिर्यंश पंचेंद्रिय, ये हो गया तिर्यंश का, है ना। अपर्याप्त को तो लेंगे नहीं। फिर बात आती है मनुष्य की। तो मनुष्य में 15 कर्म भूमि मनुष्य जो हैं, वो भी उनके लिए भी सेम रूल होता है कि भले ही वो लाइफ के मतलब ये पूरी ये उनकी अपर्याप्त अवस्था है और ये पर्याप्त अवस्था है। तो 5 गर्भज तिर्यंश पंचेंद्रिय और 15 कर्म भूमि मनुष्य, इनके लिए दोनों के लिए ये रूल होता है कि वो पर्याप्त अवस्था के बाद मिथ्या दृष्टि भी बन सकते हैं, सम्यक दृष्टि भी बन सकते हैं, सम्यक मिथ्या दृष्टि भी बन सकते हैं। पर अपर्याप्त अवस्था में उनको सम्यक मिथ्यात्व नहीं मिलता, मतलब या तो वो मिथ्या दृष्टि होंगे या फिर वो सम्यक दृष्टि होंगे। ठीक है, इसीलिए दो ही दृष्टियां पाए जाने के कारण अपर्याप्त 15 कर्म भूमि और 5 गर्भज पंचेंद्रिय तिर्यंश, इनके लिए क्या होता है, अपर्याप्त में 2 दृष्टि ही पाई जाती हैं, सम्यक मिथ्यात्व नहीं पाया जाता। ये हो गया हमारा। ठीक है, फिर बात करते हैं 30 कर्म भूमि मनुष्य की। तो 30 कर्म भूमि मनुष्य जो होते हैं, 30 कर्म भूमि मनुष्य एकांत मिथ्या दृष्टि या फिर एकांत सम्यक दृष्टि, मतलब उनमें दृष्टि चेंज नहीं होती। दृष्टि चेंज नहीं होने से जैसे उनको ये उनका पूरा भाव है, ये अपर्याप्त अवस्था है, ये पर्याप्त अवस्था है, जन्म के या फिर उत्पत्ति के समय उत्पन्न होते ही उनको जो दृष्टि मिली, मान लो मिथ्या दृष्टि है, तो अपर्याप्त में और पूरा पर्याप्त में वो ओनली एंड ओनली उसी दृष्टि पे ही रहेंगे। अगर वो सम्यक दृष्टि उत्पन्न हुए तो अपर्याप्त अवस्था में भी सम्यक दृष्टि रहेंगे और पर्याप्त होने के बाद भी लाइफ लॉन्ग सम्यक दृष्टि ही रहेंगे। तो उनमें क्या नहीं होता, दृष्टि चेंज नहीं होती। जब दृष्टि चेंज ही नहीं होती तो फिर सम्यक मिथ्यात्व का पॉइंट ही नहीं आता। इसीलिए तो इनके तो उनमें एक ही दृष्टि अपर्याप्त, कहेंगे ना, फिर हम एक ही दृष्टि कहेंगे ना, एक ही दृष्टि मतलब एक ही रहती है। दृष्टि होती है, एक ही दृष्टि होती है, लेकिन जीव तो दोनों तरह के पाए जाएंगे हाँ ना। जी। अगर मैं आपसे बोलूं कि 30 क्या बोलते हैं इसको, अकर्म भूमि, अकर्म भूमि। 30 अकर्म भूमि है, तो उनमें आपको एकांत मिथ्या दृष्टि भी मिल रहा है, एकांत हाँ जी। सम्यक दृष्टि भी मिल रहा है। तो जीव तो दोनों प्रकार के मिल गए ना, तो हम एकांत नहीं बोल, उस पूरे भेद को ये एकांत नहीं एकांत बोलेंगे। नहीं कह रही मैं, मतलब एक ही दृष्टि हाँ, होगी ना। एक ही दृष्टि होती है, दृष्टि चेंज नहीं होता। इसीलिए इसके अपर्याप्त और पर्याप्त दोनों भेद में हमको यही मिलेगा। ठीक है, फिर बात आती है देवताओं की। तो देवताओं में एकांत दृष्टि हटा दो, तो एकांत मिथ्या दृष्टि होते हैं 15 + 3 और एकांत सम्यक दृष्टि होते हैं 5 अनुत्तर विमान वाले। तो 15 + 3 18 और 5 23। तो 23 हटा दो, 99 में से 23 गए तो बचे 23 हुए ना, कितने, 18 और 5, हाँ ठीक है, 76 होंगे ना, 23 है। 76। 76, 9 - 3, हाँ ठीक है। तो 76 जो देवता हैं, वो 76 जाति के देवताओं में अपर्याप्त अवस्था में 2 ही दृष्टि होंगी, क्योंकि पर्याप्त होने के बाद उनमें पॉसिबिलिटी है कि दूसरी मतलब जो तीसरी दृष्टि है वो भी आ सके। बाकी अपर्याप्त अवस्था में तो या तो मिथ्या दृष्टि या फिर सम्यक दृष्टि जीव ही पाए जाएंगे। तो इसीलिए इसमें पर्याप्त के भेद में क्रॉस हो जाएगा, अपर्याप्त में ही होगा। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्लियर हुआ? इसको भी या तो अपने वो वाले चार्ट में ऐड कर लेना। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं, क्लास का भी टाइम हो गया है। दीदी बादर कसाई के बारे में थोड़ा बताइए ना। बादर कषाय जो सूक्ष्म कषाय नहीं होता, वो बादर कषाय होता है। ठीक है, जय और मैडम, सूक्ष्म आपने कषाय रिवीजन कराया क्या आपने सारा? क्या रिवीजन करवाया क्या आज आपने सारा? ये डिवीजन तो क्या, 2 दृष्टि वाला रह भी गया था, प्लस उन्हें समझना भी था, तो हमने 2 दृष्टि वाला एक बार फिर से देख लिया है। ठीक है, तो दीदी आज कोर्स लगभग कंप्लीट हो चुका है। फिर नेक्स्ट क्लास में हम रिवीजन का देखते हैं। इस बीच अगर आंटी को टाइम रहा तो वो आपकी एक एक्सपर्ट क्लास भी ले लेंगे। दीदी एक छोटा सा डाउट है, बता पाएंगे क्या? हाँ पूछिए। ये पुराना पढ़ रही थी तो उसमें आया औपशमिक सम्यक्त में आयु बंध नहीं होती, क्यों नहीं होती? हाँ, क्यों नहीं क्योंकि होती? जो द्वितीय ऑप्शन रहता है ना,
दोनों हाँ ही प्रकार के, जो आपने औपशमिक सम्यक्त का जो काल का चार्ट, मतलब औपशमिक सम्यक्त वाले जो दोनों है डिफरेंस, और हाँ समास का वही उसमें वही। पढ़ा होगा हाँ कि दीदी। दोनों प्रकार के औपशमिक सम्यक्त में आयु बंध नहीं होता। प्रथमोपशम में काल नहीं करता, बट द्वितीयोपशम में काल कर सकता है, पर आयु बंध दोनों में नहीं होता। देखो ऐसे समझ सकते हैं कि जो द्वितीयोपशम है ना, द्वितीयोपशम सम्यक्त प्राप्ति आप के जस्ट अंतर मुहूर्त बाद क्या होता है, वो उपशम श्रेणी श्रेणी चढ़ता चढ़ता है है। हाँ श्रेणी है चढ़ता ना। है। तो उपशम श्रेणी में कौन से गुण स्थान है, 8वां 9वां 10वां 11वां, वहां इनमें तो तो आयु वैसे ही बंद नहीं आयुष्य बंध होगी। नहीं होता। नहीं, हाँ लेकिन जब वो द्वितीयोपशम में उसका जो गुण स्थान है इधर चौथा भी बताया है, तो जब वो चौथे हाँ, में रहेगा तब क्यों नहीं बांध सकता आयु? तब नहीं बांधता। अगर द्वितीयोपशम की अवस्था है, छोटी सी अंतर्मुहूर्त की अवस्था होती है, थोड़े से काल के बाद वो शयोपशमिक में चला जाता है, और या फिर साधारण में प्रथमोपशम, चला जाता है। उस प्रथमोपशम में ड्यूरेशन में नहीं काल होता। नहीं करता है पर आयु नहीं बांध सकता। हाँ, काल भी नहीं करता, आयुष्य भी नहीं बांध सकता, वो फैक्ट ही है कि अच्छा प्रथमोपशम अगर फैक्ट ही कोई है को ना वो। सम्यक तो, हाँ सम्यक तो अगर ओके। किसी को प्राप्त करना है तो एक भव से दूसरे भव, जैसे शायिक के लिए तो क्या है, यहाँ पे प्रोसेस स्टार्ट करिए, अगले भव में जाके प्राप्त कर ले। पर प्रथमोपशम के लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि आप यहाँ पे इतनी विशुद्धि में इस भव में लेके आओ और अगले भव में जाके आप मतलब वापस उस विशुद्धि को मेंटेन कर पाओ, ऐसी मतलब संभावना कम ही लगती है, कोई कोई जीव अगर फिजिक्स रीजन नहीं देखते। सम्यक्त में आयुष्य बांध रहा है मतलब वो क्षयोपशमिक सम्यक्ति होगा, तभी वो आयुष्य बांध रहा हाँ है उसमें, है ना? हाँ हाँ। ठीक है शायिक वो। सम्यक तो, शायिक सम्यक इसका एक बार तो वापस के बताइए ना। बाद तो बांध सकता है, शायिक सम्यक तो में भी आयुष्य बंध पॉसिबल है। हाँ वो तो वो जो चार जो चीजें थी वो तो खैर ठीक है, क्लियर नहीं है नहीं, मतलब। उसके अलावा भी शायिक सम्यक भी तो अगले भव में अच्छा हाँ जाता ही हाँ, है ना, अगले भाव में भी तो तो बांधता है अगले जो भव दीदी। की हाँ हाँ आयु तो हाँ बांधनी हाँ। पड़ेगी उसको। ओके ओके हाँ दीदी ठीक है ओके। इस अकर्म भूमि को दो दृष्टि में कैसे लिए अपन, एक बार वापस बताइए ना। क्योंकि या तो सम्यक दृष्टि होते हैं या फिर मिथ्या दृष्टि होते हैं, वहां पे सम्यक मिथ्यात्व वाले नहीं आते, भले ही उनमें दृष्टि चेंज नहीं होती जन्म से लेकर। मान लो दो कोई जीव है, आप और मैं दो की बात करें, आप भी 30 कर्ण भूमि में हो किसी में, और मैं भी अगर 30 कर्ण भूमि में किसी में उत्पन्न हुई, आपके सम्यक दृष्टि अवस्था है, मेरी मिथ्या दृष्टि अवस्था है, तो वो दोनों ही लाइफ लॉन्ग चलेगी, आपके और मेरे एक ही दृष्टि कहलाई, आपके पास भी एक ही है, मेरे पास भी एक ही है। बट हाँ 30 कर्ण भूमि मनुष्य की अपेक्षा तो दोनों प्रकार के जीव मिल गए ना, तो इसीलिए दो ही दृष्टि पॉसिबल है वहां पे। ठीक ठीक ओके ठीक थैंक है, ये 30 तो क्लास को इतना अकर्म ही रखते भूमि हैं प्लीज, होती है। जो भी डाउट्स हैं आप आगे पर्सनल ले लेना मेरा फोन 1% मैम बचा है। मैम ये ठीक है, 30 तो अकर्म भूमि होती है। अकर्म भूमि होती है ना, हाँ। तो क्या हाँ दिक्कत है सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि में? ठीक है, नैरिक और में भी इतना ही तो रखते हैं, ऐसे और ही है कोई ना। डाउट मैम होता है ये तो प्लीज पहले के कर। पेपर भी हुए हैं कि इससे पहले के पेपर मिलेंगे क्या? नैरिक में भी तो पेपर ऐसे दृष्टि कहाँ रिलेटेड बदलती है, प्लीज नैरिक प्लीज में भी प्लीज तो। एक्सपर्ट क्लास में पूछना ये सभी डाउट्स, पेपर रिलेटेड एग्जाम रिलेटेड मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है। ठीक है, अच्छा आज इतना ही ओके। रखें एक बार। अहो आचार्य भगवान, अहो उपाध्याय भगवान, आपकी कृपा से जो ज्ञान हमने सीखा है वह ज्ञान हमारे भीतर विनय की अभिवृद्धि करे, सहनशीलता का विकास करे, सरलता को बढ़ाए, हम निष्प्रिय बने, अनासक्त बने, पांचों इंद्रियों पर विजय प्राप्त करें और शीघ्र ही परम वितरागता को प्राप्त करें। हमसे हुई अविनय साधना के लिए क्षमा करें। आप सभी से भी क्षमा याचना, कोई भी डाउट्स अगर बचे हो तो जय प्लीज हिंद। पर्सनल पूछ लेना। जय जय जनार्दन, हिंद। क्षमा याचना। बहुत बहुत